हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1 और उसमें जो है हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन कर दिया था। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो पढ़े थे। इसके आगे जो है अपना जो आगे के क्वेश्चन है उसको करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ यानी महत्तम समाप्त प्रत्यय। इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जब तुम्हें दो या अधिक संख्या दे रखी है उन सब में देखना है कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है। जैसे मान लो ये 12 दे रखा है और 12 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास में आता है 2 × 2 × 3। और इसी तरह से हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 18 का आता है 2 × 3 × 3। तो अब तुम्हें ये एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दो या अधिक संख्या, ये दो संख्या दे रखी है का सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है, का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो इन दोनों में देखो कि सेम संख्या कौन कौन सी आ रही है। एक तो 2 आ रही, तो ये मैंने 2 का जोड़ा बना दिया। इसके बाद में 3 और दोनों में कॉमन आ रहा है, ये देखो ये वाला 3 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों का जोड़ा बना दिया। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन आ रही है उनका गुणा कर दो आपस में। तो 2 × 3, 2 और 3 कॉमन आ रही थी, तो एचसीएफ इनका कितना हो जाएगा 6। यानी इनका एचसीएफ कितना है 6। तो अब इसका मतलब क्या हुआ 6, ये समान सबसे बड़ा समान गुणनखंड है। यानी ये जो एचसीएफ आया है इसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है और इसके अलावा कोई बड़ी संख्या नहीं है जिनका भाग इन दोनों संख्या में जाता है। देखो 6 का भाग 12 में भी जाता है, 2 बार जाएगा, और 6 का भाग जो है 18 में भी जाता है, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो इस तरह से जो हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 आया है एचसीएफ ये सबसे बड़ा गुणनखंड है इन दोनों का। इसके बाद जो होंगे समान गुणनखंड वो छोटे होंगे, यानी 2 और 3 भी इनके गुणनखंड है, लेकिन ये क्या छोटे। सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है 6। यानी ऐसी संख्या जिनका इन दोनों में भाग जा रहा है वो कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है 6। तो ये होता है महत्तम समाप्त प्रत्यय। तो महत्तम समाप्त प्रत्यय की डेफिनेशन क्या है, दो या अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो रूल कैसे है, समान अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात ले। तो ये देखो समान अभाज्य गुणनखंड है दोनों में, एक तो 2 भी आया है एक 3 भी आया है। 2 की अपन ने छोटी घात ली 1 और 3 की भी छोटी घात ली 3। तो ये होता है एचसीएफ निकालने का तरीका। इसके बाद में तुम्हारा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यानी अगर तुम्हें दो संख्या दे रखी है तो तुम्हें देखना है कि उनका सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है। दो या अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज। अब छोटा समान गुणज का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने तुम्हें बताया था 12 के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या निकाले थे, 12 बराबर 2 × 2 × 3, और इसी तरह से 18 के निकाले थे हमने 2 × 3 × 3। अब तुम्हें उसमें तो एचसीएफ में हमने क्या देखा था कि दोनों में सेम संख्या कौन सी आ रही, लेकिन यहाँ पर बात हो रही गुणज की। गुणज का मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जिनमें इन दोनों का भाग जा रहा हो, और सबसे छोटी संख्या जिसमें 12 का और 18 का भी भाग जाता है उसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या फिर लघुत्तम समाप्त प्रत्यय। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, पहले जो संख्या अभाज्य गुणनखंड निकाले इनको घात में बदलो। तो अब मुझे 2 की घात लिखनी है, 2 कितनी बार आ रहा है 1 बार और 2 बार, यानी मैं लिख दूंगा 2 की घात 2, गुणा 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 3 की घात 1। इसी तरह से बराबर यहाँ पर 2 की घात 1 × 3 की घात 2। अब तुम्हें क्या करना है एलसीएम के लिए, एलसीएम बराबर होगा इन दोनों में देखो कि 2 सेम आ रहा है, दोनों में समान आ रहा है, तो तुम्हें देखना है कि बड़ी घात किस पर है, इस पर बड़ी घात है तो ये ले लेंगे 2 की घात 2 और छोटी घात वाले को छोड़ देंगे। इसके बाद में देखना है 3 की घात 1 और 3 की घात 2 है, 3 दोनों में कॉमन है, तो अब देखना है बड़ी घात किस पर है, ये वाले पर, तो इसको ले लेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा × 3 की घात 2। तो अब तुम्हें एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 यानी 4 × 3 की घात 2 यानी 9। तो एलसीएम बराबर आ गया 36। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 36 ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 और 18 दोनों का भाग जाता है। इससे बड़ी होगी 36 से बड़ी होगी, लेकिन 36 जो है सबसे छोटी संख्या है जिनमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसमें जो दो संख्या दे रखी है उनका भाग जाता हो, जिससे उनका भाग जाता हो। जैसे 6 आया था, 6 का भाग 12 में भी जाता है और 18 में भी जाता है, लेकिन एलसीएम में हम क्या देखते हैं कि ऐसी बड़ी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो, यानी 12 का भी भाग जाता है और 18 का भी भाग जाता हो, तो ये 36 होगी, छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी है। 36 से ज़्यादा आगे बहुत सारी संख्या होगी जिनमें 12 का भाग भी जाता है और 18 का, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है 36। ये होता है एलसीएम। तो अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम के। तो सबसे पहले तो हमें इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
तो फर्स्ट हमें दे रखा है 26 और 91 और हमसे पूछ रहा है कि इनके HCF और LCM निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं हम। 26 बराबर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा एक बार और 2 × 6। उसके बाद में जाएगा 13 का भाग, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही भाग जाता है, तो 13 एकम 13। इसके बाद में आएगा 91। अब 91 में देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे आगे 17 और ऐसे चलती रहती है। तो हमें पता है कि 2 का भाग तो सम संख्या में जाता है, लेकिन ये सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। उसके बाद में देखो 3 के भाग के लिए मैंने क्या बताया था तुम्हें कि संख्या को जोड़ना होता है, अंकों को जोड़ो। 9 और 1 10 हो रहा है। अब 10 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 के लिए नियम होता है कि जब तुम किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 होता है, इसके इकाई के अंक में 0 या 5 होता है, तब तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है, बाकी नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है 91, यानी 91 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 1, तो 0 या 5 नहीं है, यानी 5 का भाग नहीं जाएगा। अब हम ट्राई करेंगे 7 का। तो 7 का वैसे नियम नहीं है, 7 का डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं अपन। तो 7 के लिए हम एक बार भाग देंगे, 7 यहाँ से 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 × 21 तो बिल्कुल 13 बार जा रहा है। अब 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13, यानी हमारे पास में 2 संख्या होगी 26, जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 × 13, और इसके बाद में एक संख्या होगी 91, जिसके अभाज्य गुणनखंड आगे 7 × 13। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए क्या होता है कि दोनों में देखना है कि समान संख्या कौन सी आ रही है। तो समान संख्या 13 आ रही है, तो इसका जोड़ा बना दो और इसको एक बार लिख दो, यानी 13। तो यही अपना HCF हो गया, ये हो गया अपना HCF। अब इसके बाद में आपसे क्या कह रहा है, LCM भी निकालना है। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है घात रूप में बदलेंगे। तो घात रूप में बदलते हैं, 2 एक ही बार आ रहा है, यानी 2 की घात 1 इंटू 13 कितनी बार आ रहा है, 13 भी एक ही बार आ रहा है, तो 13 की घात 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। अब LCM निकालना है। तो LCM के लिए देखना है क्या 2 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, 2 की घात 1 इंटू देखना है कि 13 दोनों में आ रहा है, बिल्कुल दोनों में आ रहा है। तो अब तुम्हें देखना है कि जो बड़ी घात होगी उसको लेंगे, लेकिन दोनों में सेम घात है तो कोई सा भी ले लो। तो हमने ले लिया इंटू 13 की घात 1। यहाँ पर ध्यान रखना, जब दोनों में सेम संख्या दिख जाए तो उसको एक ही बार लोगे, और कौन सी संख्या लोगे, जिसकी घात बड़ी है। यदि सेम संख्या आ रही है तो कोई सी भी ले लो, लेकिन एक बार ही लेना है क्योंकि सेम आ रहा है। अब 7 एक में ही आ रहा है तो 7 को भी लिख देते हैं हम, 7 की घात 1। इसके बाद में हमें क्या करना है, LCM बराबर हो जाएगा अपना, LCM बराबर 2 की घात 1 यानी 2 इंटू 13 इंटू 7। तो LCM बराबर 13 दूना 26 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 × 42, 2 हासिल की 4 और 7 दूनी 14 और 4 18। तो LCM अपना आ गया 182। ये तो अपन ने HCF और LCM निकाल दिया। HCF आया अपना 13 और LCM आया है 182। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद में हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जांच कीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के बराबर है। तो हमें क्या जांच करनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के। तो 2 संख्या हमारी दे रखी है 26 और 91, तो 26 का गुणा करेंगे हम 91 से, बराबर दे रखी है HCF यानी 13 गुणा LCM दे रखा है 182। इन दोनों का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणा करते हैं, तो बड़ी संख्या को ऊपर लिख लेते हैं 91 इंटू 26, 6 एकम 6, 6 9 मानी 54, गुणा करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18। तो यहाँ पर आ गया 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 की 3 हासिल की 1, 1 और 1 2। तो इधर वाला गुणा का मान कितना है अपना 2366। और इस तरफ वाला चेक करते हैं, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम कह देंगे बराबर है, बाकी बराबर नहीं होंगे। तो 13 का गुणा करते हैं, 13 दूना 26, 6 हासिल की 2, 13 8 होता है 104, यानी 4 लग जाए, 104 और 2 जोड़ेंगे 106, तो 6 आ जाएगा और 10 हासिल लग जाएगी, और 13 एकम 13 और 10 23। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 2366। तो देखो दोनों तरफ मान जो है बराबर आया, यानी अतः क्या लिखोगे नीचे, अतः 2 संख्याओं का गुणनफल, अतः
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू एलसीएम के। ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हमें कह रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 510 और 92 जो है दो संख्या दे रखी है, तो वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम लिख लेंगे सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है दो संख्या दे रखी है 510 और 92। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर है 510, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 510, तो 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा 2 पंजे 10। उसके बाद में देखो 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। उसके बाद में हम ट्राई करेंगे 3 का, तो 5 और 5 10 और 2 12। अब देखो 12 में 3 का भाग जाता है, यानी इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे हम, 3 8 24, एक बचेगा 3 पंजे 15। इसके बाद में 8 और 5 13 होते हैं, यानी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 का भाग ट्राई करते हैं, 5 एकम 5, फिर बच जाएंगे 3, तो 5 7 35, बिल्कुल जा रहा है। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा एक बार। ये तो हो गए 510 के। इसके बाद में हम ट्राई करेंगे 92 के। तो 92 के लिए 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, एक बचेगा 2 6 12। उसके बाद में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 बच गया। अब तुम्हें पता है 23 में उसी का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 23 एक अभाज्य संख्या है, यानी 23 का भाग देंगे हम, 23 एकम 23। तो इस तरह से 510 बराबर आ गया अपने पास में गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का आ गया, 92 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास में 92 बराबर 2 × 2 × 23। अब HCF के लिए तुम्हें क्या करना है, HCF बराबर सेम संख्या निकालनी है। तो दोनों में सेम है, तो ये 2 का कर दिया। इसके बाद में देखो और कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या, समान नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 होगा, यानी HCF बराबर अपना आ गया 2। इसके बाद में हमें निकालना LCM। तो LCM के लिए तुम्हें बदलना है इसको घात रूप में। घात रूप में बदलोगे तो देखो 2 की घात 1 ही है, यानी 2 की घात 1 इंटू 3 भी एक ही बार आ रहा है, 3 की घात 1 इंटू 5 भी एक ही बार आ रहा है, 5 की घात 1 इंटू 17 की घात 1 बराबर, इसमें 2 जो है 2 बार आ रहा है, यानी 2 की घात 2 इंटू 23 की घात 1। अब क्या करना है तुम्हें, अब देखना है कि सेम संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 2 सेम है, तो हम बड़ी घात को लेंगे, यानी 2 की घात 2 इंटू आगे 3 एक ही बार आ रहा है, तो 3 की घात 1 इंटू 5 भी एक ही संख्या में है, तो 5 की घात 1 इंटू 17 की घात 1 इंटू हो जाएगा 23 की घात 1। तो यहाँ पर हमारा बन गया LCM बराबर 2 की घात 2 यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 की घात 1 यानी 5 इंटू 17 इंटू 23। तो बराबर हो जाएगा 4 3 12, 12 पंजे 60, तो यहाँ पर आया अपना 60 इंटू 17 इंटू 23। तो 23 का गुणा करना है पहले 17 के साथ में, 23 का गुणा करेंगे हम 17 के साथ में, तो 7 2 34, 70 3 51, 1 हासिल बच जाएगा 5, 7 2 34 और 5 कितना हो जाएगा 39। तो ये आ गया अपना 391। तो बराबर हो जाएगा 60 इंटू 391। अब 60 का गुणा करना है 391 से, तो हम क्या करेंगे, 0 तो पहले लिख दिया, फिर 6 का गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 9 54, 4 हासिल की 5, 6 3 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23। तो ये अपना आंसर आ गया LCM के लिए। LCM बराबर कितना हो गया 23,460। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था कि जब तुम HCF और LCM निकाल दो तो चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF इंटू LCM के। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं जो दे रखी है अपने को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF इंटू LCM के। तो दो संख्या अपनी थी 510 और 92, तो यहाँ पर लेंगे हम 510 का गुणा करेंगे 92 के साथ में, और HCF अपना आया था 2 और गुणा LCM आया था 23,460, 23,460। तो 510 का गुणा करना है अपने को 92 के साथ में,
तो अब बरानों का तो पहाड़ा आता नहीं है, तो 2 से करेंगे पहले। 2 का 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर 9 का करेंगे तो 9 का 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। 0, 2, 9, 5 और 1 6 और 4, तो ये हो गया 46,920। इसी तरह से इसका चेक करते हैं तो 2 का 0 से गुणा करेंगे 0, 2 छक 12, 2 हासिल की 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, अतः दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर है किसके, इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के। तो ये तुम्हें नियम भी ध्यान रखना, ये नियम भी होता है, ये जो चेक करा रहे हैं ना, ये एक नियम है कि जब भी तुम दो संख्याओं को लेते हो और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो, तो जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होता है। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 336 और 54 दे रखी संख्या। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12, 1 बच जाएगा, 2 टे 16। फिर 2 का देंगे, 2 टे 16, 2 चौके 8। फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। इसके बाद में 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर हम देंगे 3 का भाग, 3 7 21 और 7 एकम 7। इसके बाद में हम बात करते हैं 54 की। तो 54 के लिए भी 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सते 14। फिर 3 का जाएगा, 3 नम 27। फिर से 3 का जाएगा, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। ये हो गया अपने अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करना है अपने को, इनको सबसे पहले इनके सामने लिख दो, यानी 336 बराबर 2 कितना आ रहा है, इनको गिनते हैं। 2 आ रहा है अपने पास, 2 आ रहा है 4 बार, 1 2 3 4 बार, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद में 3 एक बार आ रहा है और 7 भी एक बार, यानी इंटू 3 इंटू 7। अब बात करते हैं 54 की। तो 54 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर हमको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर, सबसे पहले देखो एचसीएफ में क्या करना है, सेम संख्या देखनी है। तो 2 एक तो सेम आ रहा है, और क्या सेम आ रहा है, 3 सेम आ रहा है। तो यहाँ पर एक 2 का जोड़ा बनेगा और एक जोड़ा बनेगा 3 का। अब यहाँ पर 3 आ रहा है लेकिन ऊपर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 आ रहा है लेकिन नीचे 2 नहीं है, तो इसीलिए सेम, दोनों में सेम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 सेम आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा में हम लिख देंगे 3। तो एचसीएफ हमारा आ गया, एचसीएफ बराबर 6। ये तो हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इसको घात रूप में बदलते हैं। तो 2 आ रहा है 4 बार, यानी 2 की घात लिख देंगे 4, इंटू 3 एक ही बार आ रहा है, 3 की घात 1, इंटू 7 भी एक बार आ रहा है, तो 7 की घात 1। यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 3। अब क्या करना है एलसीएम के लिए, सबसे पहले देखना है दोनों में सेम संख्या आएगा, हाँ सेम है। फिर देखना है बड़ी घात कौन सी है, तो बड़ी घात है 4, यानी 2 की घात 4 लिख देंगे और छोटी घात वाले को छोड़ देंगे। इसके बाद में 3 भी दोनों में आ रहा है, बड़ी घात कौन सी है ये, तो 3 की घात 3 ले लिया, इंटू 7 एक में आ रहा है, तो जो एक में आ रहा है उसको तो डायरेक्ट ही लिखना है, तो 7 की घात 1, यानी एलसीएम बराबर हो गया 2 की घात 4 यानी 16, इंटू 3 की घात 3 यानी 3 3 9, 9 3 27, इंटू 7 एकम 7। तो एलसीएम अपना बन गया, एलसीएम बराबर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 27 का 7 से गुणा कर देते हैं, या फिर 16 का 7 से गुणा कर दो। 16 पाँच 80, 16 छिक्का 96, 16 सत्ता 112, तो ये आ रहा है 112 इंटू 27। तो 112 का गुणा करना है अपने को 27 के साथ में। तो 7 दूनी 14, 4 हासिल की 1, 7 एकम 7 और 1 8, और 7 एकम 7 गुणा 2 एकम 2, में 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो अपना हो गया 4, 8 और 4 12, 2 हासिल के 1, 7 और 2 9 और 1 10 के ऊपर हासिल के 1 2 और 1 3। तो अपना एलसीएम आ गया, एलसीएम बराबर
3024। तो ये अपना एलसीएम आ गया। इसके बाद क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या चेक करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF इंटू एलसीएम के। दो संख्या अपनी थी 336 और 54, तो 336 का गुणा करना है 54 के साथ में, बराबर HCF कितना है 6 इंटू एलसीएम कितना है 3024। अब देखो तुम्हें पता चल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के, यानी एक तरफ का निकाल दो और दूसरी तरफ लिख दो वैसे का वैसा। तो यहाँ पर देखो 6 छोटी है तो इसको लिख देंगे 6 चौक 24, 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 4 हासिल की 1, ये लग जाएगा 6 3 18। तो अब तुम्हें पता है कि दोनों मान बराबर ही आएंगे, तो इसका मान, इस गुणे का मान भी कितना होगा 18144। तो वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर लिखोगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, आपने तीनों क्वेश्चन कर दिए। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है तीसरा क्वेश्चन। तुम्हारे पर्सनली 1.1 का ही चल रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दो संख्याओं के निकाले थे। अब इस वाले में कितनी संख्या कह रहा है, दे रखे 3। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है 12, 15 और 21। तो सेम ही प्रोसेस है, तुम्हें कुछ नहीं करना। सबसे पहले वही करोगे जो दो संख्याओं में किया, सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 12 का, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। 2 से भाग जा रहा है, 2 छंग 12, उसके बाद में 2 से जा रहा है, 2 तिया 6, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3। उसके बाद में हम निकालेंगे 15 का, तो 15 के निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस है, 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5। इसके बाद में हम निकालेंगे 21 का, के लिए 3 का भाग जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब क्या करना है तुम्हें, अब इसको जो है लिख देना है इनके गुणनखंड के रूप में। तो 12 बराबर अपने पास में आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का मान अपने पास में आया है 15 बराबर 3 इंटू 5, 21 बराबर 3 इंटू 7। तो सबसे पहले हम निकालेंगे HCF के लिए हम क्या देखते हैं कि जो जितनी संख्या दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड में समान संख्या कितनी आ रही है। तो 2 देखो पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है और तीसरे में भी नहीं है। अब 3 जो है पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। तो अपना HCF क्या हो जाएगा, या तो ऐसे तुम राउंड बना लो ताकि तुम्हें आइडिया रहे। तो HCF कितना हो गया अपना 3। अब एलसीएम के लिए तुम्हें क्या करना है, इनको घात रूप में बदलना है, यानी 2 कितनी बार आ रहा है 2, यानी 2 की घात 2 इंटू 3 एक ही बार आ रहा है तो 3 की घात 1 बराबर 3 भी एक ही बार आ रहा है 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 बराबर 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो HCF तो अपना आया 7। इसके बाद में हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम बराबर कोई संख्या देखनी है, सेम संख्या आ रही है किसी में, नहीं आ रही है। अगर सेम नहीं आ रही है तो उसको डायरेक्ट लिख दो, 2 की घात 2 इंटू 3, देखो तीनों में आ रहा है तो सबसे बड़ी घात, तीनों में सेम घात है तो कोई भी घात ले लो, हमने ले लिया 3 की घात 1 इंटू 5, एक में ही आ रहा है तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो एलसीएम बराबर अपना हो गया 2 की घात 2 यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा, एलसीएम बराबर 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 करेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 6 7 42 यानी 420। तो एलसीएम अपना आ गया 420। यही फाइंड करना था अपने को। क्या पूछा था, HCF और एलसीएम निकालो। तो HCF तो कितना आया 3 और एलसीएम आ गया अपना 420। इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 17 23 और 29। यहाँ पर हमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन 17 23 और दे रखा है 29। तो इसमें देखो तुम, ये सारी संख्या जो तुम्हें दिख रही है 17 23 और 29, ये देखो सारी अभाज्य संख्या है, इसमें और किसी का भाग नहीं जाता।
जैसे मैं अगर 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो 17 में तो 17 का ही भाग जाता है, 17 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। इसी तरह से 23 का निकालूं तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 का भी भाग दूंगा तो 23 का भी एक ही बार जाएगा, 23 एकम 23। फिर बात करते हैं हम 29 की, तो 29 में भी एक ही बार जाएगा, 29 एकम 29। तो यहाँ पर लिखोगे 17 बराबर 17, 23 बराबर 23 और 29 बराबर 29। अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन HCF का मतलब क्या होता है कि सबसे कुछ किसी संख्या में कुछ कॉमन होना चाहिए। तो अब मैंने तुम्हें बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और एक दूसरा कौन सा गुणनखंड होता है, एक। यानी क्या मैं 17 × 1 लिख सकता हूँ, 17 एकम 17 हो जाएगा, सब में गुणा 1 लिख सकता हूँ। तो अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है तुम्हें, यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब किसी संख्या में कोई कॉमन संख्या नहीं दिख रही है तो एक तो हमेशा कॉमन होते हैं सब में। अब मैं 2 है, 2 को × 1 लिख सकता हूँ, 2 एकम 2 ही होगा। तो इसी तरह से ये जो सारी संख्या है इसमें एक संख्या कॉमन आती है, तो HCF बराबर अपना हो जाएगा 1। ये हो गया HCF। इसके बाद में हम बात करते हैं LCM की। तो LCM के लिए इसको घात रूप में बदलेंगे, सब में एक ही घात आ रही है, तो यानी LCM तो इन सब का गुणा ही हो जाएगा। LCM बराबर 17 × 23 × 29। तो LCM बराबर, पहले हम क्या करते हैं, 17 का गुणा करते थे 23 के साथ में, तो 23 × 17, 7 2 34, 7 3 51, 1 हासिल की 5, 7 2 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39। यानी ये हो गया अपना 391 का गुणा करना है 29 के साथ में। तो इधर ही कर देते हैं इस साइड में, 391 का गुणा करना है, 391 का गुणा करना है 29 के साथ में। तो 9 एकम 9, 90 90 81, 1 हासिल की 8, 9 3 27 और 8 हो जाएंगे 35, गुणा 2 का करना है, 2 एकम 2, 2 9 18, 8 हासिल की 1, 2 3 6 और 1 7। तो यहाँ पर हो गया 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 3 हासिल की 1, 7 3 10 और 1 11। तो हमारा LCM आ गया, LCM बराबर 11,339। ये हो गया। तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि जब भी तुम्हें अभाज्य संख्या दे दे और उनका HCF और LCM पूछे तो HCF तो हमेशा 1 होगा, और LCM कैसे निकालोगे, जो संख्या दे रखी है इन सब का गुणा कर दो, उन तीनों का गुणा कर दो तो तुम्हें LCM निकल जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, 8 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करो। तो इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास में 8 9 और 25, तीन संख्या दे रखी है, वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 दे रखी है अपने को, तो 2 से भाग जा रहा है, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2। इसके बाद में 9 का देंगे, तो 9 के लिए हमारे पास में हो जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसके बाद में 25, तो 25 में भी तुम्हें पता है 5 का ही जाएगा, 25 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो हमारे पास में 8। अब क्या करना है, इनको गुणे के रूप में लिखना है। तो 8 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 2 × 2 × 2। फिर 9 को हम लिख सकते हैं 9 बराबर 3 × 3, और 25 को हम लिख सकते हैं 25 बराबर 5 × 5। तो यहाँ पर देखो HCF निकालना है। HCF में देखो कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, HCF में 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, 3 इसमें है लेकिन दोनों संख्याओं में नहीं है, और 5 जो है इसमें है लेकिन दोनों संख्याओं में नहीं है। तो जब भी मैंने बोला कि कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या होता है, सब में एक तो कॉमन होता ही है। गुणा 1 लिख सकते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो या 1 का भाग दो, वो संख्या हमेशा वही रहती है। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 1। कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा HCF लोगे 1। इसके बाद में LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए क्या करना है, इनको घात रूप में बदलना है। तो बराबर 2 की घात हो जाएगा 3, 3 की घात हो जाएगा 2 और 5 की घात हो जाएगा 2। अब LCM के लिए हम क्या करेंगे, क्या सभी में कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है, तो जो नहीं आ रही है उनको डायरेक्ट लिख दो। 2 की घात 3 × 3 की घात 2 × 5 की घात 2। तो 2 की घात 3 यानी 8 × 3 की घात 2 यानी 9 × 5 की घात 2 यानी 25। तो बराबर
बराबर हो जाएगा 9 अट्ठा 72 इंटू 25। तो 72 का गुणा करना है अपने को 25 के साथ में। 5 दूनी 10 ऊपर हासिल के 1, 5 सत्ता 35 और 1 36 इंटू 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 पर आ जाएगा 0। 6 और 4 10 ऊपर हासिल के 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8 और 1। तो यहाँ पर एलसीएम अपना हो गया, एलसीएम बराबर 1800। यही अपने को निकालना था एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान आया 1 और एलसीएम का मान आ गया 1800। ये तो हो गया अपने तीनों क्वेश्चन। तो अब इस तरह से अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा वाला। चौथा वाला हमसे क्या कह रहा है कि एक संख्या दे रखी है, दो संख्या दे रखी है 306 और 657। इनका मान किसके बराबर दे रखा है, 9 के बराबर। और एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 306, नहीं एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एचसीएफ तो अपने को दे रखा है और एलसीएम जो है हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने तुम्हें जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, इधर देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था इसमें क्या बोला था कि ये नियम होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होता है। यानी यहाँ पर देखो हमें एचसीएफ दे रखा है किसी संख्या का, कौन सी संख्या है 306 और 657 का, और एलसीएम हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिखोगे चूँकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या अपनी कौन सी है 306 और 657। तो 306 का गुणा करेंगे हम 657 से, वो किसके बराबर आएगा एचसीएफ। एचसीएफ अपने को कितना दे रखा है 9 और एलसीएम अपने को निकालना है। तो एचसीएफ है 9 इंटू एलसीएम के। तो यहाँ पर हमें पहले हम गुणा करेंगे 657 का 306 के साथ में। तो 6 सत्ता 42, 2 हासिल और 4 बचेगा, 6 पंजे 2 और 4 हासिल, 6 पंजे 30 और 4 34, 4 हासिल की 3, 6 छंग 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। गुणा 0 से सबका गुणा करेंगे तो 0 0 ही आएगा। इसके बाद में 3 का गुणा करेंगे 3 सत्ता 21, 1 हासिल की 2, तीनों पंजे 15 और 2 17 की 7 हासिल की 1, 3 छंग 18 और 1 19। तो हमारे पास में आया 2 4 9 और 1 10 के ऊपर हासिल के 1, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल के 1, 9 और 1 10 के ऊपर हासिल के 1 और 1 2। क्या ये सही है क्या, चेक करते हैं एक बार। 6 सत्ता 42, 2 हासिल की 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 4 हासिल की 3, 6 छंग 36 और 3 39। फिर 0 का किया तो यह है 3 सत्ता 21, 1 हासिल की 2 पंजे 15 और 2 17 की 7 हासिल की 1, 3 छंग 18 और 1 19, 2 4 9 1 10 ऊपर हासिल के 3 और 1 4, 4 11 के 1 हासिल के 9 और 1 10, 0 1 और 1 2। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 20,000 x। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 20 10 और 42 बराबर 9 इंटू एलसीएम। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम का मान निकालना है। तो तुम्हें पता है जब बराबर में संख्या होती है तो तुम बाएं मान को दाईं तरफ लिख सकते हो और दाएं मान को बाईं तरफ, यानी 9 गुणा एलसीएम बराबर हो जाएगा 20 10 1 42। तो अब हमें क्या निकालना है एलसीएम का मान। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 01042 बटा 9। ये संख्या गुणे में इधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, 9 का क्या नियम होता है कि तुम इन अंकों को जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 2 9 आ रहा है। 9 में 9 का भाग जाता है, यानी इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो हम भाग देते हैं 20 2,01,042 में 9 का भाग। तो 9 दूनी 18, 2 बच जाएगा, 1 उतारा, 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 0 उतारा, 9 तिया 27, 3 बचेगा, फिर उतारा 4, फिर से 9 तिया 27, क्योंकि 9 चौक 36 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 27 बार ही देंगे, 3 बार ही देंगे। यहाँ से एक हासिल उतारी 14 में से 7 गए तो 7,
यहाँ से 0 बचेगा, फिर उतारा 2, तो 9 8 72, यानी एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा अपना, जो मान आया वो कितना आया 22,338। तो अपना एलसीएम हो गया 22,338। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें एचसीएफ दे रखा था और एलसीएम पूछा था, तो हमने क्या किया, ये सूत्र होता है कि जो भी दो संख्या है उनका गुणा जो होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणे के बराबर होता है। तो हमने बस दो संख्याओं का गुणा किया और इधर मान रख दिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इस तरह से क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें एलसीएम दे दे और एचसीएफ पूछ ले, है ना, या हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो और दोनों संख्या में से एक संख्या नहीं दे रखी हो। जैसे ऐसे दे दे एचसीएफ 306 और x, ऐसे संख्या दे देंगे कोई भी कि हमें पता नहीं है वो संख्या, तुम ढूंढो वो संख्या कौन सी है, बराबर 9 दे दिया। तो अब तुम्हें x का मान निकालना है, एलसीएम का मान भी दे रखा होगा, तो क्या करोगे 306 इंटू एक्स करोगे और यहाँ पे जो भी एचसीएफ और एलसीएम का मान होगा इनका गुणा करके x का मान निकाल दोगे। तो क्वेश्चन इससे बहुत सारे प्रकार के बन सकते हैं, 3-4 प्रकार से बन सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना चौथा क्वेश्चन। इसके आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सोचें कि किसी संख्या के अंत में 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 10 बराबर 2 इंटू 5 होना आवश्यक है। तो ये तो मैंने खुद से लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन जो था तुम्हारा पांचवा क्वेश्चन वो क्या था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, यहाँ पर प्राकृतिक नहीं होगा प्राकृत होगा, प्राकृत संख्या के लिए n के लिए संख्या 6 की घात n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या जो है अंक 0 पर समाप्त कब होती है, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या लिख दी 25, क्या यह 0 पर समाप्त हो रही है? नहीं हो रही है। इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 0 पर समाप्त हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि हमें 6 की घात n दे दी और n का मान जो है प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और ऐसे अनंत तक जाती है, वो उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि n के किस मान के लिए जो 6 की घात n है वो 0 पर समाप्त होगी। यानी मैं मान लो n का मान 1 रख दूँ, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है तो 1 से शुरू करेंगे, 6 की घात 1 यानी 6, तो ये तो 0 पर समाप्त नहीं हो रही। फिर 6 की घात 2 लेंगे यानी 6 इंटू 6 बराबर कितना हो गया 36, तो ये भी 0 पर समाप्त नहीं हो रही। इसके बाद में 3 लेंगे, 6 की घात 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, ये होता है 216। तो क्या अब भी ये 0 पर समाप्त हो रही है? नहीं हो रही। तो हमें ये कह रहा है कि हम n का क्या मान ले, 200 ले, 300 ले, अनंत तक ले, कौन सा मान ले कि ये जो संख्या है वो इकाई के अंक पर समाप्त हो जाए। तो अब जो है हम कैसे पता करें, क्या हम अनंत तक चेक करते रहेंगे? नहीं, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि एक नियम होता है कि कोई भी संख्या जो है 0 पर आती है कि अंत में उसके 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, वो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए एक नियम होता है कि जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे मान लो 10 है, इसके इकाई के अंक में 0 आ रहा है, 50 है, इसके इकाई के अंक में 0 आ रहा है, और 250 है, इसके भी इकाई के अंक में 0 आ रहा है। जब तुम इन सभी संख्या जिनके इकाई के अंक में 0 आ रहा है इनके अभाज्य गुणनखंड करते हो, जैसे मैं 10 का करता हूँ, तो 10 का क्या आ रहा है, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इसी तरह से 50 का करता है तो 50 का क्या आ रहा है, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसी तरह से 250 का करेंगे, थोड़ी लाइन सही से बना देते हैं अपन, 250 का करेंगे तो 250 के लिए देखो 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 का जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब तुम देखो ये तीनों संख्याएं जो है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड किए, इन तीनों में देखो एक चीज़ कॉमन है, सब में क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, सब में देखो एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 5। यानी इससे जो है एक नियम निकला था कि जब भी किसी संख्या के इकाई के अंक में 0 होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार, कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा। जो 2 इंटू 5 है वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखो 10 है, इसमें भी 2 इंटू 5 आया, 50 है, इसमें भी 2 इंटू 5 आया, कम से कम एक बार आएगा ही आएगा। ज़्यादा बार भी आ सकता है लेकिन कम से कम एक बार तो 2 इंटू 5। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करते हो तो 10 बनता है। यानी 0 कब आ सकता है, जब हम 2 का 5 से गुणा करते हैं।
2 को 5 से गुणा करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एक बार भी आ रहा है तो यानी इसका इकाई के अंक पर समाप्त होगी। लेकिन अगर एक भी बार नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि यह संख्या जो है कभी भी इसके इकाई के अंक पर समाप्त, इकाई के अंक पर 0 नहीं आएगा। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 2 3 6, 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या बना, 6 बराबर अपने पास में आया 2 × 3। तो लेकिन क्या यहाँ पर 2 × 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये उस नियम की पालना नहीं कर रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m। अब n और m क्यों लिखा, मैंने क्या बोला, कम से कम एक बार तो आ सकते हैं, यानी 2 और 5 जो है कम से कम एक बार तो आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार होनी चाहिए। तो 2 की घात n यानी n कितनी भी संख्या हो सकती है 2 की, और 5 की घात m यानी 5 भी कितनी बार हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m के रूप में नहीं है, n के रूप में नहीं है, अतः इसलिए 6 की घात n के किसी भी मान पर शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, ये देखो, ये तुम्हारे कम से कम या तो 2 नंबर या 1 नंबर, 2 या 1 नंबर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके, या हो सकता है कभी कभार 3 नंबर में भी आ जाए, लेकिन 2 या 1 नंबर में तो मान के चलो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, जो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं यानी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 और 5 नहीं आ रहे तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब मैं बोलूँ तुम्हें 4 के निकालो कि 4 की घात n है, चेक करो। तो क्या करना है, 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो क्या लिखोगे, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। तो इस तरह से तुम ऐसे बहुत सारे अलग क्वेश्चन कर सकते हो। संख्या अलग हो सकती है, यहाँ पर 6 की घात n है, 25 की घात n दे दे, या फिर 34 की घात n दे दे, तो तुम कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, तुम्हें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है जो संख्या दे रखी है, और चेक करना है कि उसमें 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो 0 पर समाप्त होगी, अगर नहीं आ रहा है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये हो गया तुम्हारा 5वां क्वेश्चन। इसके बाद में 6ठा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 2 संख्या दे रखी है, एक तो 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें चेक करना है कि ये जो संख्या दे रखी है ये भाज्य संख्या क्यों है। ये तुम्हारा 6th क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, मैंने भाज्य संख्या के लिए क्या नियम बताया था कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है। यानी भाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं, अभाज्य संख्या के तो 2 होते हैं, लेकिन भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा, कम से कम 3 तो हो गए होंगे, तभी वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि ये बोल रहा है कि ये भी भाज्य संख्या है या नहीं, चेक करना, और ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं। तो हमारे पास में संख्या है 7 × 11 × 13 + 13। अब हमें इसमें चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो इसमें देखो ये प्लस है, तो यहाँ पर देखो 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाली संख्या को मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो 13 को मैंने बाहर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 × 11 × 13 तो बाहर लिख दिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस में 1। तो यानी 13 गुणा 7 का 11 से गुणा करेंगे, 11 × 7 = 77 गुणा 1 + 1। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13 × 77 एकम 77 + 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, 13 × 77 और 1 कितना हो गया, 78। तो ये तो हो गया 78। अब देखो ये 2 गुणनखंड आ रहे हैं, किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड, और एक तो सभी संख्या का गुणनखंड होता है, × 1 लिखती है। तो यहाँ पर देखो इस संख्या के कितने गुणनखंड हो गए, जो हमको संख्या दे रखी थी 7 × 11 × 13 + 13, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3। एक तो 13, एक 78 और 1। और अब तुम्हें पता है कि किसी भी संख्या के यदि 3 गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो वो हमेशा भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि दी गई संख्या के
चूँकि दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं, दो से अधिक गुणनखंड हैं, दो से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या, या फिर संख्या पूरी लिख दो, इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इस तरह से हमें क्या करना है, सेकंड वाले को भी करना है। ये संख्या, ये मान दे रखा है, इसको भी चेक करना है। क्या करोगे, इसमें भी वही सेम तरीका है। क्या करना है तुम्हें कि इसके दो से अधिक गुणनखंड बता दो, तो तुम सीधा प्रूव कर दोगे कि यह एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में दे रखा 5। तो अब देखो इसमें भी दोनों में सेम कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 5 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो यहाँ से मैं 5 बाहर ले लूँगा, 5 बाहर लिया तो यहाँ पर बचा 7 इंटू 6 तो 5 तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 5 की जगह पर 1 लिख दूँगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब 5, अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो 7 छंग 42, 42 का गुणा 1 से करेंगे तो 42 एकम 42, तो 42 इंटू, ये देखो इसका भी गुणा कर सकते हैं, 4 3 12 12 दूना 24 और 24 का गुणा 1 से करेंगे तो 24 आएगा, यानी यहाँ पर आ गया 24 और प्लस का 1 तो है ही। अब हमें क्या करना है, 24 का गुणा करना है, 42 का गुणा करना है 24 के साथ में, तो 42 इंटू 24, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 इंटू 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो 8, 6 और 4 10 के ऊपर हासिल की 1 और 1 2 और 8 10, तो हमारे पास में क्या आया 5 इंटू 1008 और प्लस में 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो 5 इंटू, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1008 और 1 जुड़ेंगे तो 1009 और तुम्हें पता है कि किसी संख्या का गुणा 1 तो लिख ही सकता है, ये संख्या आएगी तो गुणा 1 ही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारा क्या बना है, 3 गुणनखंड आ गए इसके भी, और 3 गुणनखंड किसके होते हैं, भाज्य संख्याओं के ही होते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि, संख्या ही लिख दो बोले, चूँकि दी गई उपयुक्त संख्या के, उपयुक्त ऐसा लिख दो, उपयुक्त, चूँकि उपर्युक्त संख्या के, उपर्युक्त संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, इसलिए संख्या, ये लिख दो, इसलिए संख्या, जो भी संख्या दे रखी है अपने को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। तो ये वाला सब क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था अपने को, जो संख्याएं दे रखी हैं सबसे पहले तो देखो कि हमें क्या प्रूफ करना है कि भाज्य संख्या है या नहीं, भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो अगर हम इन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड बता दें तो ये हम प्रूफ कर देंगे कि यह एक भाज्य संख्या है। तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों में देखो कॉमन आ रहा था 13 कॉमन ले लिया, फिर इनका गुणा किया और जोड़ा, तो हमें तीन गुणनखंड मिल गए। इसके बाद में इधर भी सेम किया, 5 को कॉमन ले लिया, फिर अंदर जो भी संख्या थी गुणा जोड़ जो भी करनी थी किया, और इसके बाद में 3 गुणनखंड मिल गए। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, एक हमेशा संख्या का गुणनखंड होता ही होता है, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। तो ये हो गया, इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए यह एक संख्या क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। अब जो तुम्हारा 7वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये वाला 7वां क्वेश्चन है कि एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये कोई खेल का मैदान होगा, उसमें एक वृत्ताकार पथ है ऐसा, और इस वृत्ताकार पथ में सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। यानी मान लो सोनिया कैसे स्टार्ट करेगी, ये मान लो यहाँ से शुरू करती है, और यहाँ से शुरू करते करते पूरा जो वृत्त है इसका चक्कर लगाने में उसको लग जाते हैं 18 मिनट। यानी सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। और क्या कह रहा है, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लो रवि इससे तेज है,
रवि तेज़ दौड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, रवि तेज़ दौड़ता है। तो मान लो रवि यहाँ पर शुरू सेम जगह से करेंगे, तो रवि जो है इस पूरे चक्कर को कितने मिनट में पूरा करता है, 12 मिनट में। रवि जो है 12 मिनट में इस पूरे चक्कर को पूरा करता है। हाँ, इसको जो है पूरा करता है 12 मिनट में। अब कह रहा है दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय से एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, दौड़ना या फिर चलना, जो भी है, जॉगिंग कर रहे हैं या फिर वॉकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मान लो इस दिशा में चल रहे हैं, ये इस दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, दोनों तो एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जब ये यहाँ से वापस चलना शुरू कर रहे हैं तो इस जगह पर दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले मान लो सोनिया यहाँ से चली, अब सोनिया को तो 18 मिनट लग रहे हैं, यानी रवि से तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी रवि पहले पहुँच जाएगा। तो मान लो हम इसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं कि रवि के लिए कितनों में डिवाइड करेंगे, 2 में, क्योंकि 6 मिनट में वो आधा कवर कर देगा और अगले 6 मिनट में क्या कर देगा, पूरा कवर। जबकि सोनिया जो होगी वो इसको अगर 6-6 मिनट का अंतराल ले तो 3 अंतरालों में पूरा करेगी। मान लो एक 6 मिनट में वो यहाँ तक पहुँचेगी, अगले 6 मिनट यानी 12 मिनट में यहाँ तक पहुँचेगी और अगला 6 मिनट यानी 18 मिनट में वो पूरा करेगी। तो अब मान लो सबसे पहले दोनों ने शुरू किया चलना, तो अब 6 मिनट पर रवि कहाँ होगा, यहाँ पर, है ना। 6 मिनट में रवि तो यहाँ पर होगा, जबकि सोनिया कहाँ पर होगी, 1 मिनट, सोनिया के लिए अपन ने लिया है ब्लू डॉट, तो सोनिया जो है यहाँ पर होगी 6 मिनट में, जबकि रवि कहाँ पर पहुँच जाएगा, रवि जो है आधा मैदान दौड़ चल लेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। अगला 6 मिनट होगा तब सोनिया कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर, जबकि रवि कहाँ पर पहुँच जाएगा, रवि तो एक पूरा चक्कर लगा देगा 12 मिनट में, यानी रवि यहाँ पर पहुँच गया। तो एक चक्कर रवि के होने पर तब तो ये नहीं मिले, यानी 12 मिनट में तो नहीं मिले, तो एक तो 12 मिनट हो गया, उसमें नहीं मिले। फिर अगला चलेंगे तो अगले 6 मिनट में रवि तो यहाँ पर पहुँच गया था 12 मिनट में, अगले 6 मिनट में वापस वो आधा चल जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, जबकि सोनिया कहाँ पर थी, यहाँ पर। तो अब जो है सोनिया जो है यहाँ से चलेगी 6 मिनट में, यहाँ पर पहुँचेगी, यानी सोनिया का एक चक्कर पूरा हो गया, फिर भी नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले। इसके बाद में अगला चक्कर करेंगे तो अगले 6 मिनट में रवि जो है पूरे 2 चक्कर पूरा कर लेगा, रवि जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी +12 हो गया। जबकि सोनिया जो है कहाँ पर पहुँचेगी, सोनिया जो है अभी यहाँ तक ही पहुँचेगी, यहाँ पर, यानी अब दूसरे चक्कर में भी ये नहीं मिले। फिर अगला 6 मिनट करेंगे तो इस बार देखो यहाँ से रवि 6 मिनट में चलेगा तो आधा चल लेगा, यानी यहाँ पर पहुँच जाएगा। जबकि सोनिया जो है यहाँ से, ये स्थान है, यहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ पर, यानी अब जो है 6, इस रवि का स्थान कौन सा है, ये वाला, और सोनिया का स्थान कौन सा है, ये वाला। अब अगला 6 मिनट होगा तब रवि तो क्या आधा कवर कर लेता है, नहीं, रवि यहाँ तक पहुँच जाएगा। और सोनिया भी देखो अब 6 मिनट में कहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ पर, यानी रवि के कितने चक्कर हो गए, 3 चक्कर, और सोनिया के कितने हो गए, 2। सोनिया के 2 हो गए 18-18 मिनट के, और रवि के कितने हो गए, 3 चक्कर, यानी टोटल कितना हो गया, 36 मिनट, है ना। दोनों को कितना समय लगा, 36 मिनट लगा, यानी कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुँच गए, 36 मिनट बाद। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट। अब ये तो तरीका हो गया समझने का, मैंने तुम्हें समझा दिया कि कितने मिनट बाद पहुँचेंगे, लेकिन तुम हर बार ऐसे थोड़ी चेक करोगे कि अच्छा सोनिया 6 मिनट में यहाँ पर पहुँच गई, रवि यहाँ पर पहुँच गया, फिर अगले 6 मिनट में सोनिया यहाँ पर पहुँची और रवि ने एक चक्कर कर दिया, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगी प्रोसेस। तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें पूछा होता है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी सबसे कम बार बोल रहे हैं, इससे आगे भी तो चलेंगे, 36 मिनट हो गए, इसके आगे भी तो चलेंगे, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम बार, सबसे पहली बार कब मिलेंगे। तो सबसे पहली बार का मतलब क्या होता है, एलसीएम, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी लघुत्तम समापत्ति। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। तो तुम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। तो यहाँ पर हमें 2 संख्या दे रखी है, एक दे रखी है 12 और एक 18, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा। एलसीएम निकालने का एक ये तरीका भी है, वैसे तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अलग अलग संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालो। चलो मैं तुम्हें ये लास्ट में ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तुम क्या करो, 2 का दोनों में भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, तो 2 6 12 और 2 9 18। अब देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो तुम 2 का भाग दोगे 2 3 6, इसमें नहीं जा रहा, इसको ऐसे कैसे लिख दिया 9। फिर देखो 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर वापस किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी 12 और 18 का एलसीएम जो आया है वो कितना आया है, एलसीएम बराबर, इधर वाली संख्या लेते हैं, ये जो संख्या होती है इसका गुणा करते हैं, यानी 2 × 2 × 3
इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। देखो 36 ही आ रहा है, जबकि हमने उस विधि से निकाला था तब भी 36 ही आ रहा है ना, 36 मिनट ही आया था। तो अब ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, जो तुम्हें अभी तक बताया है, वो क्या था कि तुम जो संख्या दे रखी है उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी तरह से फिर किसका निकालेंगे, 18 का। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का हो जाएगा 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर क्या करते हैं हम, 12 के सामने लिख दिए जो भी अभाज्य गुणनखंड आए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसी तरह से 18 के लिख दिए 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करते हैं, इनको घात रूप में बदलते हैं। तो 2 की घात हो जाएगी 2 गुणा 3 की घात 1 बराबर 2 की घात तो 1 ही रहेगी गुणा 3 की घात 2। अब एलसीएम के लिए देखते हैं कि दोनों में सेम संख्या है क्या, दोनों में सेम है, तो बड़ी वाली घात को लेना है, यानी 2 की घात 2 इंटू दोनों में 3 भी सेम है, बड़ी वाली घात क्या है, 3 की घात 2, ये ले लिया। एलसीएम बराबर हो गया 2 की घात 2 यानी 4 इंटू 3 की घात 2 यानी 9। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, 36। तो ये हो गया अपना 36। अब ये तो बात होगी सबसे अधिक बार कब मिलेंगे, है ना, सबसे कम संख्या में कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, यानी सबसे कम बार 36 मिनट बाद मिलेंगे। इससे ज़्यादा तो कितनी भी बार मिल सकते हैं। 36 के बाद वापस से चलेंगे, फिर ये यहाँ पर पहुँचेगा और सोनिया जो यहाँ पर पहुँचेगी, फिर आगे चलते रहेंगे, लेकिन कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें सबसे छोटे समय की बात हो रही है, तो लघुत्तम निकालेंगे हम। इसका ध्यान रखना, क्या निकालेंगे, लघुत्तम। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, जो 2 मिनट दे रखे या जो 2 संख्या दे रखी है उनका एलसीएम निकाल लोगे। जो एलसीएम का मान आएगा वही होगा इनका आंसर। तो ये हो गया अपना आंसर। इसमें तुम्हें एंड में मैंने एक और विधि बता दी, उसमें क्या करना होता है, तुम्हें 2 संख्या दे रखी है उनको लिख दो, फिर जिसका भाग जा रहा है उसका दे दो, अगर जिसमें उस संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो उसको वैसे का वैसे उतार दो। तो मैंने 9 को वैसे का वैसे उतार दिया, तो इस तरह से कर दिया। तो इस तरह से तुम्हारी जो है प्रश्नावली 1.1 खत्म होती है। इसके आगे जो है प्रश्नावली 1.2 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से तुम्हारे या तो 4 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, कन्फर्म है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।